everyone. Today in chapter number 13, Indian economy on the eve of independence, we will discuss our third part. Okay. In this chapter, we have already discussed about the nature of Indian economy at the time of independence and structural factor of Indian economy at the time of independence. Now, our next topic is about agriculture. Okay, so here the topic is reason behind backwardness and less mobility of Indian agriculture. यहाँ पे हम रीज़न पढ़ेंगे कि आखिर हमारी जो इंडियन एग्रीकल्चर थी वो बैकवर्ड क्यों थी. ओके, सो हेयर फर्स्ट पॉइंट इज़ लैंड रेवेन्यू सिस्टम. यहाँ पे पहला पॉइंट है लैंड रेवेन्यू सिस्टम. लैंड रेवेन्यू सिस्टम वॉज द मेन रीज़न बिहाइंड द बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. अब भारत के एग्रीकल्चर में पिछड़ने की मेन वजह क्या थी? यहाँ पे लैंड रेवेन्यू सिस्टम. ऑल एग्रीकल्चर प्रॉफिट वर कलेक्टेड एज अ टैक्स बाय ज़मींदार. दे डिड नॉट डू एनीथिंग टू रिफॉर्म एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ इंडिया. अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो भी एग्रीकल्चर प्रॉफिट था, जो भी एग्रीकल्चर के हेल्प से जो भी हम प्रॉफिट कमा रहे थे, उसके लिए जो ज़मींदार है वो क्या कर रहा था? यहाँ पे टैक्स कलेक्ट कर रहा था. ओके, बट इस सिस्टम में क्या था? यहाँ पे एग्रीकल्चर का कोई भी रिफॉर्म नहीं किया जा रहा था, एग्रीकल्चर सिस्टम को नहीं सुधारा जा रहा था. ओके, नाउ पॉइंट नंबर 2, यूज़ ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी. इट वॉज द सेकेंड बिग रीज़न फॉर बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया. No use of fertilizer, lack of irrigation facilities was another reason behind this problem. अब इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारी जो बैकवर्डनेस थी एग्रीकल्चर के मामले में इंडिया में, वो क्यों था? क्योंकि यहाँ पे हम फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे खेती के लिए. ओके, और हमारी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि हम इरिगेशन फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकें. ओके, सो दिस वॉज द बिग प्रॉब्लम. नाउ पॉइंट नंबर 3, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. अब इस पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे एट डिफरेंट कंट्री पीपल आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम द कैश क्रॉप टू, बट अवर इंडियन फार्मर्स वर नॉट गेटिंग द सेम बेनिफिट फ्रॉम कैश क्रॉप बिकॉज दे वर प्रोड्यूसिंग रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज ऑफ इंग्लैंड इंस्टीड ऑफ क्रॉप. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जिस तरीके से बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो क्या कर रही थी? अर्निंग कर रही थी, क्रॉप्स को ग्रो करके. ओके, उन्हें बेनिफिट मिल रहा था कैश क्रॉप से, बट हमारे जो इंडियन फार्मर थे, भारतीय किसान थे, उन्हें कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा था कैश क्रॉप से. क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे थे? रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस कर रहे थे. किसके लिए? इंग्लैंड जो है उनकी इंडस्ट्रीज़ के लिए वो रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन कर रही थी, ना कि क्रॉप का. ओके, सो नेक्स्ट इज़ हियर इंडस्ट्रियल सेक्टर. Same as agriculture, industrial is also another problem in our country. Our country's creation were collapsing for the foreigner, and at the same time no other country are capable enough to take place of India's tradition. There were too many reasons behind the backwardness of Indian business industrials. First was they wanted India to be only produce the raw materials for the industries of England. At the same goal, they want our country to be the main marketplace for the raw material of our countries too. At Indian craft was collapsing. On one hand, it increases the rise of unemployment, and on the other hand, it expands the demand for depriving the local producer in Indian market. Okay? So, Indian industry at the same as agriculture, industrialization is also another problem in our country. जिस प्रकार से एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम आ रही थी, उसी प्रकार से भारत के इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी प्रॉब्लम आ रही थी. Our country's creation were collapsing by the foreigner, and at the same time no other countries are capable enough to take place of India's tradition. ये वो समय था जब हम फॉरेनर्स जो हैं, विदेशी लोग क्या कर रहे थे? भारत की जो भी क्रिएशंस हो रही थी, मतलब जो भी प्रोडक्शन हो रहा था, उसे क्या कर रहे थे? कोलैप्स कर रहे थे, समाप्त कर रहे थे, गिरा रहे थे. ओके, और ये वही समय था जब बाकी की जो कंट्रीज़ हैं वो भारत की ट्रेडिशन से मुकाबला नहीं कर पा रही थी. ओके, दैट मीन्स भारत जो है वो बहुत ही बेस्ट
क्वालिटी का रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा था। ओके, देयर वर टू मेन रीज़न बिहाइंड द बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन बिजनेस इंडस्ट्रियल। अब यहाँ पे दो मेन कारण थे कि भारत की जो इंडस्ट्रीज़ है वो आखिर बैकवर्ड क्यों हो रही थी, भारत की जो इंडस्ट्री है वो पीछे क्यों हो रही थी। फर्स्ट वॉज दे वॉन्टेड इंडिया टू बी ओनली प्रोड्यूस द रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज ऑफ इंग्लैंड। अब पहला रीज़न ये था कि ब्रिटिशर्स जो है वो क्या चाहते थे कि वो इंग्लैंड के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करें। ओके, इंग्लैंड की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसके लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करें कौन, भारतीय लोग। ओके, एट द सेम गोल they want our country to be the main marketplace for the raw material of other countries too। और उसी समय में वो क्या चाहते थे कि हमारी जो कंट्री है वो मेन मार्केट प्लेस बनी रहे रॉ मटेरियल के लिए, ताकि जो अदर कंट्रीज़ वाले हैं वो एज अ मेन मार्केट इंडिया को देखें और यहीं से रॉ मटेरियल परचेज करें। ओके, At the Indian craft was collapsing, on one hand it increases the rise of unemployment and on the other hand it expands the demand for depriving the local producer in Indian market। अब यहाँ पे आपको गिवन है कि एक हाथ से हमारी जो हैंडीक्राफ्ट वर्क है, इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट वर्क थी वो क्या हो रही थी, कोलैप्स हो रही थी और वो धीरे धीरे नीचे गिरते जा रही थी, जिस वजह से क्या हो रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ते जा रही थी। और दूसरी हैंड में जो डिमांड वो बढ़ते जा रही थी हैंडीक्राफ्ट की। ओके, द डिमांड वॉज मेट बाय इंग्लैंड इम्पोर्टेड एट अ वेरी गेनफुल प्राइस फ्रॉम चीपर प्रोड्यूसर। अब उनकी डिमांड कौन फिलफिल कर रहा था, इंग्लैंड के इम्पोर्टर्स। हमारे कंट्री से इंग्लैंड वाले क्या कर रहे थे, रॉ मटेरियल को इम्पोर्ट करके ले जा रहे थे। ओके, अब उनकी जो डिमांड है उनको कंप्लीट कर रहा था इंग्लैंड वाले। अब वो क्या कर रहे थे, हमसे चीप में हमसे रॉ मटेरियल परचेज करते थे और उसी रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चर्ड गुड बना करके हाई प्राइस में सेल किया करते थे। ओके, सो इन दिस वे दे वर गेनिंग प्रॉफिट। At 19th century, some of the industries are established in India, but advancement is very slow। अब 19th सेंचुरी में क्या था, इंडस्ट्रीज़ जो है भारत में क्या हो रही थी, आगे आ रही थी। ठीक है, धीरे धीरे आगे आ रही थी। इनिशियली इट वाज लिमिटेड ओनली टू डेवलप कॉटन एंड जूट इंडस्ट्री। लेकिन ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सिर्फ कॉटन और जूट इंडस्ट्री थी। ओके, इन्हीं का डेवलपमेंट हो रहा था। Here for the establishment of jute industry credit can go to the foreigners। यहाँ पे जूट इंडस्ट्री का डेवलपमेंट जो था, एस्टेब्लिशमेंट मतलब जो जूट इंडस्ट्री है भारत में जब स्थापित हुई तो इसका क्रेडिट जाता है फॉरेनर्स को। दिस वॉज ओनली एट बंगाल क्रॉस एट 20th सेंचुरी इंडियन एंड आयरन स्टील इंडस्ट्री ऑल्सो केम अप। अब बंगाल में क्या हुआ था, बंगाल कोस्ट में 20th सेंचुरी में यहाँ पे आयरन और स्टील इंडस्ट्री सामने आई। ओके, इन 1907 टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, अब यहाँ पे 1907 में टाटा आयरन और स्टील कंपनी आई। नाउ हियर वी विल सी इन नेक्स्ट पेज इंफ्रास्ट्रक्चर। ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड देयर वर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सम इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। अब कॉलोनियल पीरियड में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे एस्टेब्लिश किए गए हमारे भारत देश में। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, communication, banking, electricity, energy as well as social infrastructure like education and rest houses were built। अब यहाँ पे कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आए, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, कम्युनिकेशन की फैसिलिटी, बैंकिंग की फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी एज वेल एज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि एजुकेशन की फैसिलिटी, रेस्ट हाउस की फैसिलिटी, ओके, हेल्थ की फैसिलिटी। तो ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है जिनका डेवलपमेंट हुआ कॉलोनियल पीरियड में, कॉलोनियल के समय में, ब्रिटिश के समय में। ओके, these are the development and prosperity of the country। The main aim of this development is to protect the colonial only instead of developing
infrastructure of country and the people of the country. These are the development and prosperity of the country. ये जो है वो कंट्री की प्रॉस्पेरिटी थी और डेवलपमेंट था. इनका जो मेन एम था वो क्या था? टू प्रोटेक्ट द कॉलोनियल ओनली इंस्टीड ऑफ डेवलपिंग. उनका मेन एम था कि वो कॉलोनियल को किस तरीके से प्रोटेक्ट करें. एंड द पीपल ऑफ द कंट्री. सम एग्जाम्पल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आर एज फॉलोज. अब यहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के एग्जाम्पल आपको गिवन है. फर्स्ट है यहाँ पे रेलवे. रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या डेवलपमेंट हुआ यहाँ पे देखते हैं हम. इट केम टू इंडिया इन 1853. अब रेलवे लाइंस जो हैं वो भारत में कब आई? 1853 के समय में आई. ओके, सो व्हेन वाज रेलवे कम इन इंडिया? इन द ईयर 1853. दिस वॉज ओनली द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट फॉर इंडियन गिवन बाय दैम. ये सबसे बड़ा अचीवमेंट था भारतीयों के लिए जो कि ब्रिटिशर्स ने भारतीयों को दिया था. ओके, रेलवे हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू साइड टू द इंडियन इकोनॉमी. One was people to go far distance in order to work for land and cultural obstacles. Second thing, Indian agriculture also get commercialized. अब यहाँ पे रेलवे आने से क्या फ़ायदा हुआ भारत वालों को? वो क्या कर सकते थे? रेलवे की हेल्प से वो दूर की डिस्टेंस को कम समय में कवर कर सकते थे. ओके, और वो अपनी लैंड और कल्चरल जो प्रॉब्लम थी उसे दूर कर सकते थे. सेकेंड क्या था यहाँ पे? एग्रीकल्चर. भारत की जो एग्रीकल्चर थी वो क्या हो गई? कॉमर्शियलाइज्ड हो गई. मतलब यहाँ पे अब बाइंग और सेलिंग अच्छे से चलने लगा. ओके, बट द इफेक्ट ऑफ कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी टू द इंडियन पीपल वॉज अपोजिट. लेकिन भारतीय लोगों को कॉमर्शियलाइजेशन का क्या हुआ? अपोजिट प्रभाव पड़ा यहाँ पे, मतलब उल्टा प्रभाव पड़ा. क्यों? दे डिड नॉट गेट एनी बेनिफिट आउट ऑफ दिस. उन्हें इनसे कुछ भी बेनिफिट नहीं मिल रहा था. देयर वर इम्प्रूवमेंट इन द इम्पोर्ट फैसिलिटीज़ ऑफ इंडियंस. अब यहाँ पे भारत के जो इम्पोर्ट फैसिलिटीज़ हैं उन पे इम्प्रूवमेंट किया जा रहा था. एज पर दिस द इंडियन गॉट कॉम्प्रीहेंसिव कल्चरल बेनिफिट बट दैट वॉज नॉट इनफ टू फुलफिल द इकोनॉमिक लॉज. यहाँ पे जो है भारत को कल्चरल बेनिफिट दिया जा रहा था रेलवे के थ्रू, बट इतना काफ़ी नहीं था कि वो इकोनॉमिक लॉस को कंप्लीट कर सके, फुलफ़िल कर सके. ओके, दैट मीन्स जब रेलवेज़ जब भारत में आया तो इससे क्या हुआ कि जो दूरियां हैं यहाँ पे क्या हो गई? कम हो गई. मतलब लैंड और कल्चरल में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो यहाँ पे धीरे धीरे कम होने लगी. और दूसरा प्रभाव क्या पड़ा कि हमारा जो भारतीय एग्रीकल्चर है वो क्या हो गया? कॉमर्शियलाइज्ड हो गया. लेकिन इसका ज़्यादा प्रभाव जो है वो भारतीयों पे नहीं पड़ा. क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि वो सिर्फ रेलवे लाइन से अपना जो इकोनॉमिक लॉस है उसे वो पूरा नहीं कर सकते थे. ओके, नाउ रोड्स. अब यहाँ पे रोड्स का भी डेवलपमेंट हुआ कॉलोनियल पीरियड में. Although the roads are improved in India, but that too for the colonialized people benefit only. अब यहाँ पे रोड को भी इम्प्रूव किया गया था भारत में, लेकिन ये सिर्फ उनके लिए था, ब्रिटिशर्स के लिए था. ओके, एंड द डेवलपमेंट ऑफ रोड वर नॉट पॉसिबल ड्यू टू द पुअर इकोनॉमिक कंडीशन ऑल्सो. और भारत की जो रोड्स हैं उनका डेवलपमेंट ज़्यादातर संभव नहीं था. क्यों? क्योंकि जो भारत की जो कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, इकोनॉमिक कंडीशन. ओके, थर्ड वॉज हेयर कम्युनिकेशन. पोस्ट एंड टेलीग्राम वॉज द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट टाइम. अब यहाँ पे कम्युनिकेशन का, दूर संचार का माध्यम क्या था? यहाँ पे पोस्ट और टेलीग्राम. ओके, द फैसिलिटी वॉज गिवन टू द कॉमन पीपल ऑल्सो. ये जो पोस्ट और टेलीग्राम की फैसिलिटी है वो कॉमन पीपल को, आम इंसानों को भी दी जा रही थी. इट वॉज इनसफिशिएंट, लेकिन यह काफ़ी नहीं था. द मेन एम ऑफ कॉस्टली टेलीग्राम वॉज टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द कंपनी. अब यहाँ पे जो टेलीग्राम था वो बहुत ही ज़्यादा क्या था? कॉस्टली था. ओके, सो दिस वॉज नॉट सफिशिएंट. नेक्स्ट वॉज हेयर वाटरवे. अब यहाँ पे फोर्थ क्या था? वाटरवे.
At the time when road and railways started at the same time side by side, waterway also come up to India. अब यहाँ पे जिस तरीके से रोड आया, रेलवे आया, सेम तरीके से यहाँ पे वाटरवे भी आया है ना. नेक्स्ट है यहाँ पे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द एग्रीकल्चर, okay, disintegrated here. Occupational structure. Occupational structure refer to the aggregate distribution of occupation in society, classified according to skill level, economic functioning और social status. अब यहाँ पे occupational structure क्या था? यहाँ पे occupation को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था सोसाइटी के बीच में. जो भी व्यवसाय है उसे सोसाइटी वालों के बीच में क्या किया गया था? डिस्ट्रीब्यूट किया गया था. ओके, अकॉर्डिंग टू स्किल लेवल, उनकी जो स्किल थी उसके हिसाब से, और उनकी जो इकोनॉमिक जो फंक्शंस थे, इकोनॉमिक जो काम थे उसके हिसाब से, और सोशल स्टेटस के हिसाब से, रिच के हिसाब से, पुअर के हिसाब से, मिडिल क्लास के हिसाब से. तो ये अलग अलग लेवल के हिसाब से सोसाइटी में ऑक्यूपेशन को डिवाइड किया गया. At the time of independence, agriculture was the main occupation of people. Approximately 72% of people were involved in this. अब यहाँ पे इंडिपेंडेंस के समय में क्या था? एग्रीकल्चर ही सबसे ज़्यादा मेन ऑक्यूपेशन था लोगों के लिए. ओके, कम से कम यहाँ पे देखा जाए तो 72% लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे? एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो रहे थे. एंड 10% ऑफ पीपल वर इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग, और 10% लोग किस में इन्वॉल्व हो रहे थे? मैन्युफैक्चरिंग वर्क में. ओके, एंड सर्विस सेक्टर, और सर्विस सेक्टर में भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे थे. एंड 18% ऑफ पीपल गॉट एम्प्लॉयड हेयर, और 18% लोग इनमें क्या हो रहे थे? एम्प्लॉयड हो रहे थे. नाउ point number 7. Point number 7 is here, disintegrated economy. So Britishers believe in divide and rule policy in 1947. अब ब्रिटिशर्स का क्या मानना था कि वो क्या करेंगे? भारत को डिवाइड करेंगे और उन पे रूल करेंगे, उन पे शासन करेंगे. ओके, दे डिवाइडेड इंडियन इकोनॉमी इनटू 2 पार्ट. इसलिए उन्होंने क्या किया? भारतीय इकोनॉमी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. द डिवीज़न ऑफ पॉपुलेशन ट्रांसफर लीड टू रियोट, लूटिंग, carnage in India. This division lead to the Indian economy to the following sides effect. अब इसमें क्या हुआ कि ये जो रीज़न था, यहाँ पे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चल रही थी, तो इस वजह से क्या था? भारत की जो पॉपुलेशन है वो किससे जूझ रही थी? रियोट से, दंगे फसाद से. लूटिंग, लूटिंग का मतलब यहाँ पे लूट से है ना. एंड कार्नेजेस इन इंडिया, तो यहाँ पे इकोनॉमिक जब डिवाइड हुआ तो यहाँ पे जो है दंगे, लूट, इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो बढ़ने लगी. ओके, द डिवीज़न लेड टू इंडियन इकोनॉमिक टू द फॉलोइंग साइड इफ़ेक्ट, और डिवीज़न की वजह से यहाँ पे क्या हुआ? क्या इफ़ेक्ट पड़ा इकोनॉमी पे? प्रॉब्लम ऑफ रिहैबिलिटेशन. एज अ रिजल्ट ऑफ डिवीज़न ऑफ लैंड मास, पीपल टेक ट्रांसफ़र टू डिफरेंट प्लेस इन लार्ज अमाउंट. अब डिवीज़न की वजह से क्या हुआ? लोग क्या कर रहे थे? अधिक मात्रा में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहे थे. ओके, ड्यू टू दिस मिलियन ऑफ रेफ्यूजीज फ्रॉम पाकिस्तान केम टू इंडिया. दिस वॉज द ऑफुल पावरफुल हैज़ राइजन, और यही कारण था कि बहुत सारे जो लोग हैं वो पाकिस्तान से कहाँ गए? इंडिया में आ गए. ओके, और एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे अराइज हो गया. नाउ लैक ऑफ रॉ मटेरियल. अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं उनकी क्या पड़ने लगी? कमी पड़ने लगी. ओके, बिफोर डिवीज़न देयर वर 112 जूट मिल इन इंडिया. डिवीज़न से पहले भारत में कितने जूट मिल थे? 112 जूट मिल थे. बट आफ्टर द डिवीज़न इट गेट इफेक्टेड, लेकिन डिवीज़न के बाद क्या हुआ? इस पर प्रभाव पड़ा. देयर वॉज द ऑफुल प्रॉब्लम अराइजन फॉर द रॉ मटेरियल मिल. jute mill of Kolkata, raw material of jute mill for East Bengal, cotton mill of Mumbai and Ahmedabad didn't get anything from West Punjab, and jute mill of Sindh.
Same as many other industries like paper mill, leather, etc. didn't get raw material. अब यहाँ पे क्या हुआ था, हमारे भारत देश में कितने जूट मिल थे पहले? 112 जूट मिल थी, बट डिवीज़न की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे कोलकाता का जूट मिल, ईस्ट बंगाल का जूट मिल और मुंबई का जूट मिल और अहमदाबाद का जो जूट मिल है, उन्हें वेस्ट पंजाब और सिंध से यहाँ पे क्या था, बेनिफिट नहीं हो रहा था, ठीक है। सेम एज मैनी अदर इंडस्ट्री लाइक पेपर, लेदर एक्सेट्रा डिडंट गेट रॉ मटेरियल। और भी इंडस्ट्रीज़ थी जिनको यहाँ पे क्या था, रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा था, जैसे कि पेपर इंडस्ट्रीज़, leather industries. Okay, now here next problem was food problem due to the division of Burma from India in 1937. अब बर्मा का डिवीज़न यहाँ कब हुआ, 1937 में हुआ। ओके, पीपल फील द लैक ऑफ फूड, लोगों को यहाँ पे खाने की कमी पड़ने लगी। एंड द डिवीज़न टुक प्लेस इन 1947, और ये डिवीज़न कब हुआ था, 1947 में। इंक्रीज द फूड प्रॉब्लम इन इंडिया, अब 1947 में जब डिवीज़न हुआ था तो फूड प्रॉब्लम कहाँ, किनको फेस करनी पड़ी, इंडिया वालों को। वेस्ट पंजाब एंड सिंध वॉज कॉल्ड एज द ग्रेन स्टोर्स वेंट टू पाकिस्तान एंड रिमेनिंग डिवीज़न। अब यहाँ पे क्या था, जिनको ग्रेन स्टोर कहा जाता था, मतलब अनाज का भंडार कहा जाता था, जैसे कि पंजाब और सिंध, वेस्ट पंजाब, तो ये वेस्ट पंजाब एंड सिंध ये कहाँ पे चले गए, पाकिस्तान में चले गए। और इसी वजह से क्या हुआ, भारतीय लोगों को यहाँ पे फूड की कमी पड़ने लगी। ओके, नैरो मार्केट, अब नैरो मार्केट में क्या गिवन है आपको, आफ्टर द डिवीज़न ऑफ वेस्टर्न पंजाब which has India's prosperity in and rich area led to the narrow market of cotton, silk and woolen cloth, glass item, vegetable oil, bronze item. नैरो मार्केट आफ्टर द डिवीज़न ऑफ वेस्टर्न पंजाब, वेस्टर्न पंजाब के डिवीज़न के बाद क्या हुआ, इंडिया की जो प्रॉस्पेरिटी है और रिच एरिया है वो क्या हो गई, नैरो हो गई। उसकी जो मार्केट है, कॉटन, सिल्क, वूलन क्लॉथ, ग्लास आइटम, वेजिटेबल ऑयल, ब्रॉन्ज आइटम, ये सब क्या हो गई, इनकी जो मार्केट है वो क्या हो गई, नैरो हो गई। ओके, सो these were all the problem which India have to face after the independence. Okay, so here our chapter has been completed. Thank you, students.